मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो चल रही थी अपनी। इससे पहले वाली क्लास में हमने की थी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी वो पढ़ी थी, और उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो एप्लीकेशन है कि उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये हम सब हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो सेल क्या होता है? सेल एक डिवाइस होती है जो कि एनर्जी को क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो सेल के लिए हम कहेंगे कि सेल है वो एक डिवाइस होती है। सेल एक डिवाइस है जो किसका कार्य करती है, जो एनर्जी कन्वर्टर की फॉर्म में कार्य करती है। सेल एक डिवाइस है जो कि एनर्जी कन्वर्टर की फॉर्म में कार्य करती है। तो एनर्जी हो सकता है कि ये एनर्जी में कौन सी फॉर्म को, यानी एनर्जी कन्वर्टर का मतलब है कि ये एनर्जी के को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। अब टू टाइप्स की एनर्जी लेके हम देखें कि केमिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करें, और हो सकता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करें। टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सेल एक डिवाइस है जो कि एनर्जी कन्वर्टर कार्य करती है, अर्थात ये एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। अब एनर्जी को टू टाइप्स का मान के चले हम, तो एक तो वही सेल हो गए, यानी सेल एनर्जी कन्वर्टर है तो वो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बेस पे सेल कितने टाइप्स के होगी? दो टाइप्स के। एक तो वे सेल जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा की जगह हम ये भी मान सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा भी मान सकते हैं। ठीक है, और दूसरे वे सेल होते हैं जो कि मैकेनिकल यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। तो इस बेस पे जो अपने सेल होते हैं वो कितने टाइप्स के होंगे? टू टाइप्स के सेल होंगे। उनमें से एक तो रहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फर्स्ट टाइप रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरे रहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो ये टू टाइप्स के जो सेल बनाए गए वो इस बेस पे बनाए गए कि वो एनर्जी को कौन सी फॉर्म से कौन सी फॉर्म में चेंज करें, एनर्जी को कौन से रूप से कौन से रूप में चेंज करें। इस बेस पे जो अपनी एनर्जी है उस बेस पे सेल है वो दो प्रकार के बनाए गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनको हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल, और इनको हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और इनको बोलते हैं हम विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और ये हो जाएंगे विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, अब इन दोनों सेल को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। इनके डिस्कवरी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, कौन सी एनर्जी को कौन सी फॉर्म में चेंज करते हैं, और इनकी स्ट्रक्चर और इनकी किस प्रकार से वर्क सिस्टम क्या है, इनका किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आगे समझ में एक डिवाइस है जो एनर्जी कन्वर्टर का कार्य करती है। तो एनर्जी कन्वर्टर का मतलब ही एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दी, यानी कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगी, या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगी। इस बेस पे दो प्रकार के होते हैं सेल, एक तो वे सेल जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करते हैं, दूसरे वे सेल जो इस एनर्जी को इसमें चेंज करते हैं। इस बेस पे टू टाइप्स के सेल बनाए गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब इन दोनों को पढ़ेंगे, दोनों सेल को अलग अलग से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो क्या होते हैं, देखें। दोनों में से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हिंदी में नाम लिखेंगे इसका विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। देखिए विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, इसमें लिखेंगे कि इन सेलों में, ये जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं, इन सेलों में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के प्रभाव से क्या होती है,
विद्युत अपघटन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, विद्युत धारा के प्रभाव से यहाँ पे क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में यहाँ होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होती है, जिससे पदार्थ का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब पदार्थ का यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है। विद्युत ऑक्सीडेशन होगा तो भी क्या है, विद्युत अपघटन है, और अपचयन है तो भी क्या है, विद्युत अपघटन है। तो उसमें पदार्थ का विद्युत अपघटन होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी फॉर्म होती है, जिससे यहाँ पे केमिकल एनर्जी फॉर्म होती है, बनती है। किससे बनी है, इलेक्ट्रिक करंट थी ना, इलेक्ट्रिक करंट हमने पदार्थ के ऊपर डाली, उस पदार्थ में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, कुछ पदार्थों में रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद में उस पदार्थ का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ही उस पदार्थ का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन होने के बाद में उस पदार्थ में से क्या बनती है, केमिकल एनर्जी फॉर्म होती है। तो इस सेल ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया है। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि वे सेल जिनसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, या फिर वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, वे विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। अब किस प्रकार से चेंज हुई, तो ये प्रोसेस रहेगा कि इन सेलों में विद्युत धारा के प्रभाव से पदार्थों का अपघटन किया जाता है, जिससे वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं, और ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं से उस पदार्थ का विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जिससे वहां पे केमिकल एनर्जी है वो बनती है, केमिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है, बन रही है। तो ओवरऑल क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हुई। तो हम कहेंगे कि वे सेल या वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाती है। तो इसके नाम से ही है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, उसको चेंज करेंगे रासायनिक ऊर्जा में। ये रहेंगे फर्स्ट टाइप के सेल, जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। उसके बाद में देखें सेकंड टाइप के सेल। तो ये फर्स्ट टाइप की सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक नंबर में डेफिनेशन आए तो ये वाली लिख के आना कि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से विद्युत अपघटन होगा पदार्थ का वाया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिससे हमें केमिकल एनर्जी है वो वहां पे प्राप्त होती है। सेकेंड जो टाइप की जो सेल है वो रहेंगे आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हिंदी में बोलते हैं हम इनको विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो ये उससे अपोजिट हो जाएंगे ना, ये क्या करेंगे, ये सेल या फिर वे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, वे सेल या वह डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वह डिवाइस यहाँ पे विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानी जाती है। देखिए अब ये बोल रहा है कि इन सेलों में भी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का कार्य होता है, ये जो चेंज होता है वो भी यहाँ पे किस प्रोसेस होता है, ये बोल रहे हैं पदार्थों में क्या होती है, विभिन्न पदार्थों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रियाएं होती हैं, जिससे केमिकल एनर्जी बनती है। उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो सेल कौन से भी टाइप का हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो, दोनों ही टाइप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस तो होंगी होंगी। क्योंकि सेल है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स है तो मतलब एक एनोड है, कैथोड है। और ये पता ही है एनोड कैथोड पे चाहे कोई भी सेल हो हमेशा क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन या अपचयन की क्रिया होती है। तो ये याद आ गया, यहाँ पे केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके थ्रू चेंज होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू वो चेंज होती है। अब आते हैं विद्युत रासायनिक सेल में। ये जो सेल है विद्युत रासायनिक सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, इन सेलों की खोज है वो सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, लुइजी गैल्वेनी और दूसरा था एलेसेंड्रो वोल्टा। एलेसेंड्रो वोल्टा,
इनके द्वारा की गई थी। सबसे पहले जो दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेलों की जो डिस्कवरी थी, खोज, वो सबसे पहले लुइजी गैल्वेनी और एलेसेंड्रो वोल्टा नाम के दो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा की गई थी। इस कारण से इन सेलों के जो अदर नेम रखे गए हैं, अन्य नाम रखे गए हैं, उसमें दो नेम है, वो क्या है, कॉमन दो नेम है जो कि आजकल प्रचलन में, वो एक तो नाम है इसमें गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल जो कि लुइजी गैल्वेनी के नाम पे रखा गया है। सेकंड, इन सेलों को हम वोल्टिक सेल भी कह देते हैं, और वोल्टिक सेल है या फिर हम बोले इसको हिंदी में वोल्टीय सेल। तो ये नाम किसके आधार पर रखा गया है, एलेसेंड्रो वोल्टा जिसने इनकी खोज की थी, उसके आधार पे इनका नाम वोल्टिक सेल है वो रखा गया। आगे समझ में। तो इन्हीं सेलों के अदर नाम ये रहेंगे, गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल। क्यों रखे गए, क्योंकि इनकी खोज है सबसे पहले ये दो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा की गई, इनके नाम पे रख दिए, और ये इसमें क्या होता है, चेंज होता है। अब हम बढ़े इसके अंदर, ये गैल्वेनिक सेल है ना, तो भी यही समझना कि इसमें भी क्या होता है, केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और वोल्टीय जो सेल होता है वो भी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। दोनों के दोनों इसी के नाम है, अदर नेम में रखे गए। उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं इसमें गैल्वेनिक सेल को ही पढ़ते हैं, ठीक है। पूरे इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसके बाद में इसमें जो इसकी वर्क सिस्टम है, किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से ये केमिकल एनर्जी को किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल है तो इसका मतलब किस टाइप का सेल है, तो हम बोलेंगे यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि कार्य क्या करता है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, तभी इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाली कैटेगरी में इसको रखा गया। अब ये आता है कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, और ये किस प्रकार से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इसका वर्क सिस्टम जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सबसे पहले। तो अब मान रहे हैं कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं गैल्वेनिक सेल का एक, हम मान रहे एग्जांपल्स में कि जिंक मेटल की रोड है, मेटल है सॉलिड स्टेट में, जिंक मेटल की रोड, छड़ है, ये रोड का मतलब छड़ है, इसको इसी मेटल्स के का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें रखेंगे, डिप रखेंगे, डुबो के रखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हमने बना लिया जिंक सल्फेट। सेकंड में हमने क्या किया, क्योंकि सेल बनाना है तो दो इलेक्ट्रोड चाहिए, दो इलेक्ट्रोड का मतलब दो डिफरेंट मेटल्स चाहिए, जिसका एक का एनोड बनाएंगे, एक का कैथोड बनाएंगे। दूसरा हमने लिया कॉपर मेटल है, तो कॉपर मेटल की रोड ली, उसको डिप किस में करेंगे, इसी मेटल्स के आयनों में। इसी मेटल्स के आयन चाहिए तो अपने को इसी मेटल्स का एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो वो हमने इसी मेटल का मतलब है उस सॉल्यूशन में ये इस मेटल्स के आयन प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे जिंक मेटल लिए तो इसमें Zn+2 आयन है, कॉपर वाले लिए तो इसमें क्या होंगे CuSO4 आयन। अब जरूरी नहीं आप सल्फेट वाले लो, और कोई भी ले सकते, क्लोराइड वाले भी ले सकते, लेकिन उसमें जिंक और कॉपर है वो होने चाहिए, लेकिन जब मोस्टली सेल में सल्फेट के फॉर्म में लिया गया। ये बन गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, नोड के थोड़ बना करके वोल्टामीटर से हम इसको जोड़ देते हैं। अब स्ट्रक्चर बनाने पहले इसको, अब आगे आएगा कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ करके हम इसको किससे जोड़ेंगे, वोल्टामीटर से इसे हम जोड़ते हैं। वोल्टामीटर से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि वोल्टामीटर से जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी ना, उसका यहाँ पे वोल्टामीटर में पता है वो चल जाता है, ठीक है। वो दोनों इलेक्ट्रोडों को इसमें नेक्स्ट लाइन के लिए इस दोनों इलेक्ट्रोडों को तार से जोड़ करके हम इसको वोल्टामीटर की सहायता से आपस में ऐड कर देते हैं। अब बोल रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग अलग सेपरेट किससे करेंगे, तो टू टाइप से कर सकते हैं। हो सकता है हम यहाँ पे पोर्स वाली वॉल लगाएं, सलंथर दीवार लगाएं, हो सकता है हम इसको जो साल्ट ब्रिज होता है लवण सेतु उसके द्वारा अलग करें। टू टाइप से इसका डायग्राम बनता है, दोनों आप लोग अभी देख लो।
फर्स्ट डायग्राम ये बना दिया हमने, मान लीजिए एक ही पात्र लिया हमने, रिएक्शन में सिर्फ एक ही पात्र लिया है, ये ले लिया, यहाँ पे हमने लगा दिया एनोड और यहाँ पे हमने लगा दिया दूसरी धातु का इलेक्ट्रोड कैथोड। इन दोनों को हमने तार से जोड़ दिया और यहाँ पे हमने इसको वोल्टामीटर से जोड़ दिया। जनरल डायग्राम बना रही हूँ मैं सिर्फ इसका। अब ये बोला कि अब ये यदि इसको हम एनोड मानते हैं, एनोड मानेंगे तो ये किससे मिलके बना हुआ है, जिंक से। इसको हम क्या मान रहे हैं, कैथोड मान रहे हैं, तो ये किससे मिलके बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है। अब ये बोला जिंक है तो इसमें किसमें डूबा होना चाहिए, इलेक्ट्रोड जिंक के SO4 के सॉल्यूशन में, और कॉपर वाला होना चाहिए CuSO4 के सॉल्यूशन में। अब तो ये दोनों मिल ही जाएंगे ना सॉल्यूशन में। सेपरेट करने के लिए हो सकता है हम यहाँ पे क्या लगाएं, सरंध्र दीवार लगाएं। सरंध्र दीवार का मतलब इस दीवार में क्या होना चाहिए, थोड़े छोटे छिद्र होने चाहिए। यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन रहेगा आपके ZnSO4 का aqueous सॉल्यूशन है। तो ये किस फॉर्म में रहेंगे आयंस, Zn+2 के फॉर्म में और SO4 -2 के फॉर्म में। अब इसमें भी क्या है, सॉल्यूशन है, लेकिन कॉपर वाली जो रोड है वो किस में डिप रहेगी, डूबी हुई रहेगी। तो हम बोलेंगे ये डूबी हुई रहती है कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो इसमें आयंस रहेंगे Cu+2 और SO4 -2 की फॉर्म में। उसके बाद देखिए ये इसके लिए हम बोलेंगे ये क्या है, यहाँ पे सरंध्र दीवार है, हिंदी में इसका नाम रहेगा सरंध्र दीवार है। और सरंध्र दीवार होती क्या है, एक बार साल्ट ब्रिज आ जाए फिर उससे बता देंगे कि इससे केवल ये जो आयंस होते हैं वो ही इस सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जा सकते हैं। यहाँ से केवल आयंस ही इसमें जा सकते हैं और इससे वापस आ सकते हैं। तो आयंस क्यों जाते हैं, तो ये आता है आयंस इसलिए जाते हैं कि इन दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी यानी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए आयंस एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में गमन करते हैं। ये आगे अब हो सकता है कि हमने रिएक्शन दो अलग अलग पात्र में करवा रखी हो, ये तो एक था ना, तो इस दोनों सॉल्यूशन को अलग करने के लिए हमने ये सरंध्र दीवार लगा दी बीच में। अब दूसरा हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि रिएक्शन को दो अलग अलग पात्र में करवा दी जाए। मान लीजिए एक तो ये ले लिया और दूसरा हमने ये वाला ले लिया। अब इसमें हमने क्या लगाया, एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब माना कि ये वाला क्या है, एनोड है, इसको हम मान लेंगे जिंक से बना हुआ है। ठीक है, जिंक से बना था यहाँ पे एनोड। मैं साफ कर दूं, तो पढ़ लिया होगा आपने, यहाँ तक का दो, ये भी लिख लिया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में क्या होगा। अब यहाँ पे हम बनाते हैं दूसरे मेटल वाला, तो इसको हम मानेंगे यहाँ पे इसको हम मानेंगे यहाँ पे कैथोड, और ये बना हुआ है कॉपर से। वही दोनों को वायर से जोड़ेंगे, वायर से जोड़ के दोनों को हम वोल्टामीटर से यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसमें इसको हम मानेंगे वोल्टामीटर। ये भी वोल्टामीटर इस वाले में बना हुआ है। देखिए अब बोल रहा है कि सॉल्यूशन दोनों कांटेक्ट में होने चाहिए, आपस में कांटेक्ट में ऐसे होने चाहिए दोनों में से आयंस एक दूसरे में जा सके। अब इसमें दोनों अलग अलग में है, इसमें हम बना देंगे कि इसमें किसका सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का है, aqueous सॉल्यूशन है। इसको हम क्या करेंगे कि इसमें किस फॉर्म में, Zn+2 और SO4 -2 के फॉर्म में। इसमें भी जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में, तो हम बोलेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का aqueous सॉल्यूशन। तो इसमें आयंस है किसमें, Cu+2 और SO4 -2 की फॉर्म में है। हो गया। अब इन दोनों सॉल्यूशन के जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है यहाँ पे किसके साथ में किसकी हेल्प से इसको कांटेक्ट में रखें, तो हम बोलेंगे कि इसको हम कांटेक्ट में रखते हैं साल्ट ब्रिज की हेल्प से। ये क्या है इसका साल्ट ब्रिज, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लवण सेतु, ये वाला है। ठीक है, अब ये बोला ये साल्ट ब्रिज और ये जो अपनी सरंध्र दीवार थी, इनका वर्ग क्या है, पहले इनका वर्ग पढ़ लेते। तो एक साइड में आप लिखेंगे यहाँ पे इनका सरंध्र दीवार, पोस्ट दीवार,
सरंध्र दीवार और दूसरा आपके लवण सेतु या साल्ट ब्रिज होते गए। तो सरंध्र दीवार के लिए आएगी कि एक बीच में छिद्र युक्त एक दीवार होती है जिसकी हेल्प से केवल आयन से हैं वो आयन ही एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जा सकते हैं। क्यों जाते हैं? तो वही कारण है इन दोनों सॉल्यूशन में यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने से यहाँ पे आयनों का बैलेंस नहीं रह पाता है। तो आयनों को बैलेंस करने के लिए या दोनों सॉल्यूशन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए आयन्स हैं वो एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जाते हैं। तो इसका यूज किया सरंध्र दीवार का कि ये विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखती है। इस और इस वाले वो सॉल्यूशन की विद्युत उदासीनता यानी इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को बनाए रखती है। अब सीखना था इसमें साल्ट ब्रिज ये वाला जो है तो हमने दो डायग्राम इसलिए बनाए कि एक साथ में एक ही पात्र में रिएक्शन करवाए थे। तो साल्ट ये जो सरंध्र दीवार से इनको अलग अलग करेंगे, दो अलग अलग पात्र में रिएक्शन करवाई जा रही है तो इन दोनों सॉल्यूशन को कांटेक्ट में रखने के लिए आपस में हम साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। अब आता है कि साल्ट ब्रिज होता क्या है, लवण सेतु है वो होता क्या है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु। तो लवण सेतु के लिए आता है कि ये एक यू आकार की नली होती है, यू शेप ट्यूब होती है। यू शेप की जो है ना ऐसे कर दो तो ये यही तो है, एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसमें मोस्टली ये ग्लास की बनी हुई थी। यू शेप की ट्यूब होती है जो कि हम बोलेंगे ग्लास से बनी हुई होती है और इसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि K2SO4 Na2SO4 KCl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यानी प्रबल विद्युत अपघटकों का, प्रबल विद्युत अपघटक क्या होते हैं? वे विद्युत अपघटक जो कंप्लीटली 100% आयनाइज फॉर्म में होते हैं, पूर्ण रूप से अपने आयनों के फॉर्म में रहते हैं। जैसे ये हमेशा के पॉजिटिव Cl नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा, ये हमेशा के पॉजिटिव SO4 नेगेटिव 2 के फॉर्म में रहेगा। तो ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमेशा ही क्या होते हैं? कंप्लीटली आयनाइज्ड या पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में रहते हैं, वे प्रबल विद्युत अपघटक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो एगार एगार में ये जेल होती है, एगार एगार में हम क्या बनाते हैं? पेस्ट बनाते हैं। इस पेस्ट को इस यू शेप वाले ट्यूब में भर करके इसको उल्टा रख देते हैं। सीधा तो ये वैसे होता है ना, ऐसे होता है सीधा, इसको उल्टा रख देते हैं। दोनों सिरों पे यहाँ पे बोले कि कांच की रुई की यहाँ पे क्या लगाते हैं? वो कोर्क है यहाँ पे हम लगा देते हैं दोनों सिरों पे। एक बार फिर से सुनिए कि साल्ट ब्रिज या लवण सेतु एक यू आकार की ग्लास की ट्यूब होती है, नली होती है जिसमें प्रबल विद्युत अपघटक, ब्रेकेट में लिखना, प्रबल विद्युत अपघटकों का एगार एगार में पेस्ट बनाकर भरा हुआ रहता है जिसके दोनों सिरों पर हम रुई की डाट लगा करके इसको उल्टा करके दोनों सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं। अब इसका भी सेम यही यूज है कि इसमें से होते हुए क्या होते हैं? आयंस होते हैं वो कहाँ से? इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं। क्यों जाते हैं? यदि यहाँ SO4 नेगेटिव 2 की कमी होगी तो यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ यदि कमी हो जाती है तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। दोनों का यूज सेम है, सरंध्र दीवार और लवण सेतु का, सिर्फ शेप अलग अलग थी दोनों की। तो यूज दोनों का सेम है कि दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लवण सेतु या सरंध्र दीवार का यूज हमें यहाँ पे किया जाता है। आगे समझ में? अब सरंध्र दीवार हटा दें यहाँ से, ये हटा दिया यहाँ से। पढ़ लिया सरंध्र दीवार लवण सेतु क्या होते हैं। ये सारा पढ़ने के बाद देखो हम क्या करेंगे। आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे वर्क सिस्टम, ये सेल किस प्रकार से वर्क करते हैं यहाँ पे। अब देखना ये वर्क किस प्रकार से करेंगे। एक का पढ़ ले, दोनों में सेम रिएक्शन हो गए। इसका पढ़ लेते हैं, ठीक है, सेम ही सेल दोनों। तो अपने को पता है जब इसमें क्या होता है? एनोड है, एनोड के ऊपर हमेशा यहाँ पे हम लिखेंगे एट एनोड। एनोड पे हमेशा ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। तो एनोड किससे मिलके बनी है? तो जिंक की होती है ना। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? जिंक मेटल है सॉलिड स्टेट में और ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन में होता क्या है? हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन है वो त्यागे जाते हैं। अब जिंक मेटल है वो दो इलेक्ट्रॉन त्यागती है क्योंकि उसके वैलेंसी में आता है 2 होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये होगी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। अब होता क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस पे हुई प्रोसेस, इसमें ये जिंक की जिंक तो है ना, सारे सारे जिंक के एटम से बनी हुई है जिंक की रोड है। हुआ ये कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले
प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब Zn+2 आयन क्या करेंगे, इस रोड पे तो रहेंगे नहीं इलेक्ट्रोड पे एनोड पे, वो क्या करेंगे यहाँ से इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से होते हुए इसमें जाएंगे। अब क्या होगा, ये कॉपर तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं क्योंकि मेटल्स की प्रवृत्ति होती नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इस सॉल्यूशन में जो Cu+2 आयन है वो आएंगे यहाँ पे इस छड़ के पास में, यहाँ से होते हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे उसको ये Cu+2 आयन ग्रहण करेगा। ग्रहण करेंगे दोनों आपस में मिलकर, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन आगे आते ही ये कॉपर बन गया। कॉपर मेटल बनते ही इस मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो एटम्स होते हैं ना मेटल्स के सॉलिड स्टेट में, वो तो रहते हैं इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर एनोड के तौर पे, आयंस वो यहाँ रहेंगे। तो सेकेंड प्रोसेस हुई, जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इस वायर से होते हुए कैथोड की तरफ जाएंगे, जिससे सॉल्यूशन में प्रेजेंट Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और वे कॉपर बना करके इस मेटल के ऊपर डिपॉजिट या जमा हो जाते। तो सेकेंड रिएक्शन में लिखेंगे एट कैथोड, कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है वो यहाँ पे देखेंगे। तो कैथोड पे अपने को बताया प्रोसेस होती है रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होगा कि सॉल्यूशन में जो Cu+2 आयन होती है वो यहाँ से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे, ये यहाँ पे अक्वश फॉर्म में, और कॉपर मेटल बना लेंगे जो कि इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ये प्रोसेस कब तक चल रही है बोल रहे हैं। फिर अब बोलेंगे कि स्पोर्स वाली वाल है और ये जो साल्ट ब्रिज है इनका यूज क्या होता है। इनके यूज में ये आता है कि अब यहाँ पे Zn+2 आयनों की क्या होगी, अधिकता होगी, ज्यादा बन गए और अपने को बैलेंस करना है। SO4 आयन तो इतने थे जितने पहले Zn+2 थे। अब जैसे जैसे इस यहाँ से ऑक्सीडेशन होता गया, इसमें से जिंक मेटल है वो Zn+2 आयन बनाते गए और इसके अंदर आते गए। अब SO4 तो है नहीं जुड़ने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, Zn+2 आयनों की अधिकता हो गई। तो अपने को तो आयंस इक्वल नंबर में होने चाहिए, जितने पॉजिटिव में चार्ज है उतना नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो ये सॉल्यूशन क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा ना, इलेक्ट्रोलाइटिक न्यूट्रल बनेगा। अब यहाँ पे +2 आयनों वालों की दिखता होगी तो अपने को चाहिए क्या कि इसके पास इतने ही नेगेटिव चार्ज वाले होने चाहिए। तब क्या होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से Cu+2 आयन थे उतने ये हैं। अब यहाँ से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आए, जरन ने त्यागी थी, Zn+2 बना के यहाँ आया, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे वैसे वैसे Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और इसके ऊपर है वो यहाँ आकर के जमा होते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेंगे पीछे SO4 तो क्या होगा कि जितने यहाँ से Zn+2 आयन यहाँ आते हैं और जितने यहाँ से Cu+2 यहाँ आते हैं, तो बचे हुए जो SO4 आयन हैं वो इस वॉल की द्वारा जो छिद्र हैं उनसे गति करते हुए यहाँ आ जाएंगे। इस वाले में आकर के वो Zn+2 आयन का जो एक्स्ट्रा Zn+2 आयन बनेंगे थे उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो दोनों सॉल्यूशन के ना तो यहाँ रहे ज्यादा एनाइन और ना रहे यहाँ ज्यादा केटाइन, तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक न्यूट्रल हो गया, विद्युत रूप से उदासीन हो गया। यही यूज होता है यहाँ पे इस सरंदर दीवार का, और ऐसा ही यूज होता है सेम वहाँ पे साल्ट ब्रिज का। जैसे इसमें से आयंस आते हैं एक दूसरे में सॉल्यूशन में, वैसे ही इसमें आएंगे। ये हो गया, ये प्रोसेस होते हैं। अब बोले पूरी सेल जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होगी, दोनों रिएक्शन लिखे हैं एक साथ में, तो क्या होता है कि जड़न था, इलेक्ट्रॉन तो लिखते नहीं है सेल रिएक्शन में, और कॉपर था कैथोड पे अक्वश फॉर्म में, दोनों ने आपस में रिएक्शन की तो क्या बना लिया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो ये बनेगा, इस फॉर्म से बनेगी सेल रिएक्शन, जिसमें जिंक का Zn+2 आयन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और Cu+2 आयनों का कॉपर में क्या हुआ है, रिडक्शन है वो हो गया। ये था इसका सेल प्रोसेस पूरा का पूरा, ठीक है। अब यदि हमें इसको सेल डायग्राम को दर्शाना हो, टोटल सेल रिएक्शन ये कैथोड एनोड ये होगी। अब सेल डायग्राम बताना है अपने को कि सेल डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ देखिए सेल डायग्राम, और ये पता है अपने को सेल डायग्राम बनाएंगे थी इसका, तो क्या होगा, बाई साइड में, लेफ्ट साइड में, इस साइड में क्या लिखेंगे, एनोड लिखेंगे। एनोड क्या है, जिंक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जिंक, किसके कांटेक्ट में है, हम लिखेंगे Zn आयंस के कांटेक्ट में। उसके बाद में ये जो डबल लाइन दर्शाती है, डबल लाइन ये शो कर रही है कि हाँ या तो सरंध्र दीवार है या फिर क्या है, साल्ट ब्रिज है लवण से, तो उसके कांटेक्ट में क्या है, CuSO4 आयन, CuSO4 ये जो सॉल्यूशन है अक्वश फॉर्म में, उसके साथ में सिंगल लाइन में कांटेक्ट में क्या है, कॉपर है। सबसे इस साइड में, राइट साइड में आपको लिखना होता है कैथोड, सबसे लेफ्ट साइड में लिखना होता है आपको एनोड। अब एनोड किसके कांटेक्ट में, Zn+SO4 के कांटेक्ट में, और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट दोनों सॉल्यूशन किसकी हेल्प से कांटेक्ट में, साल्ट ब्रिज या लवण सेतु,
ये दो लाइनें खड़ी ऐसे करके दर्शाते हैं, वो दर्शा रही है कि ये दोनों सॉल्यूशन है वो किसकी सहायता से सेपरेट है। तो हम कहेंगे इसमें सलंधर दीवार की सहायता से अलग अलग है और इसमें ये साल्ट ब्रिज की हेल्प से क्या है, अलग अलग है। ये रहेगा सेल डायग्राम, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और ये रहेगी टोटल सेल रिएक्शन, और ये रहेगा इस प्रकार से आपका गैल्वेनिक सेल। अब बोले किस प्रकार से ये रिएक्शन होती रहती है। अब देखें, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है एनोड से, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीजन हो रहा था, एनोड से कैथोड की तरफ क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और विद्युत धारा कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट होती है वो, उसका फ्लो हमेशा ही इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जा रहे हैं तो जो विद्युत धारा हम आई से लिख रहे हैं वो कहाँ से जाएगी, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। तो आंतरिक परिपथ में इंटरनल जो अपना सर्किट बनता है उसमें तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, और बाह्य परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कहाँ से कहाँ रहती है, कैथोड से एनोड की तरफ। ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित या फ्लो होते हैं। तो ये बोला कब तक होगी ये विद्युत धारा प्रवाहित, यही था ना कि ये जो सेल जो पढ़ रहे हैं हम गैल्वेनिक सेल, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करें। तो इनमें क्या थी, रासायनिक ऊर्जा थी सॉल्यूशन वगैरह में, मेटल वगैरह में, उससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने से क्या बनी है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हुआ, जिसके कारण से यहाँ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है या विद्युत ऊर्जा फॉर्म हुई है। अब ये बात आती है कि कब तक प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन और कब तक फ्लो होंगे, कब तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलेगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तब तक चलता है कि जब तक कि सारे की सारी ये जो जिंक मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए। इस जिंक मेटल में जितने भी जिंक के आयंस हैं वो सारे के सारे रिएक्शन करके दो इलेक्ट्रॉन भागेंगे और सारे इस फॉर्म में आएंगे, सारे के सारे ये पूरी ये रोड ही खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बना हुआ है जिंक मेटल के एटम से, सारे एटम्स में दो दो इलेक्ट्रॉन त्याग के ऑक्सीडेशन करके सारे यहाँ आ गए। तो ये खुद ही क्या हो गया, पूरी की पूरी मेटल रोड जिनकी ना खत्म हो जाए, जब तक ये पूरा पूरा नोड है वो यहाँ से खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये रिएक्शंस या ये सेल वर्क करता रहेगा, और तब तक केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी। जब पूरा का पूरा यूज में आ जाएगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन सेल है वो खराब हो जाएगा, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती है और केमिकल एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो बनना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये आ ना आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के बाद में क्या होता है, यहाँ से पूरी पूरी जिंक आयन की ये छड़ यहाँ से घुल गई, इसके अंदर आ गई आयनों के रूप में, यहाँ पे ये छड़ मोटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से Cu+2 आयंस है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, सारे Cu+2 आयन इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे। तो ये वाली इसका वेट बढ़ेगा इस मेटल रोड का, ये क्या हो जाएगी, इतनी इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी और ये तो पूरी की पूरी घुल जाएगी लास्ट में। तो ये डिक्रीज होती जाती है साइज वगैरह इसकी, और इसकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो जब तक पूरी की पूरी जिंक वाली मेटल रोड है वो इसमें आयनों के रूप में सॉल्यूशन में नहीं आ जाती तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, ये था आपका गैल्वेनिक सेल। आज के लिए इतना ही, इसके बाद जो भी नेक्स्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।